ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा लाइट। क्या मतलब होता है? लाइट। लाइट को क्या समझते हैं हिंदी में बात करें? लड़कियां क्या कहते हैं? लाइट मतलब रोशनी, और लड़के क्या कहते हैं? प्रकाश। लाइट का मतलब करंट नहीं होता, बस ये ध्यान रख लो। हम जनरली भाषा में क्या बात करते हैं? लाइट आ गई, लाइट गई। करंट का मतलब समझते हैं हम, करंट आ गया तो कहते लाइट आ गई, करंट चला गया तो कहते लाइट चली गई। लाइट का मतलब रोशनी, प्रकाश। इस लाइट की बात कर रहे हैं। करंट की स्टडी हम नहीं करेंगे, जो जनरल भाषा में लोग समझते हैं। तो लाइट की स्टडी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लाइट की स्टडी की जाती है, इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हाँ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। एक चीज भाई, अब ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांच है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वे ऑप्टिक्स। अगर हम ये मान लेते हैं कि लाइट इस तरीके से चलती आ रही स्ट्रेट लाइन में और इससे डायरेक्शन शो करते हैं, इस तरह की स्टडी किसी भी टॉपिक की करें हम, वो रे ऑप्टिक्स में इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर हम मान लेते हैं कि इसकी एक वेवलेंथ है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है और इस तरीके से ट्रैवल करती है, तो इस तरीके से जो चीज़ भी एक्सप्लेन की जाएगी वो किस में चली जाएगी? वेव ऑप्टिक्स में चली जाएगी। तो रे और वेव कोई अलग चीज़ नहीं है, एक्सप्लेन करने के तरीके हैं। अगर हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो रे ऑप्टिक्स, इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक सेम हो सकते हैं दोनों में, रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं से सोल्व किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन नहीं होते। तो इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक ठीक है? तो ये तो थी बात स्टार्टिंग की। जैसे हम कहते हैं जीरो से इन्फिनिटी आपको पढ़ाएंगे, तो रे और वेव ये जीरो वाला पार्ट था। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है रे ऑप्टिक्स से। और रे ऑप्टिक्स में पहला ही टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन, जो कि इस साल के लिए 2020 में सिलेबस का पार्ट नहीं है, हटवा दिया गया है। बट इसको थोड़ा नहीं बताएंगे तो अगले वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। और ये तरीका अपनाया भी है बोर्ड ने, हर वो टॉपिक हटाया है जिसको बताना जरूरी हो जाता है, तो उसने ढंग से कुछ भी नहीं हटाया है, सारा ही करना पड़ता है आप लोगों को। तो रिफ्लेक्शन को थोड़ा बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम मिरर को भी नहीं करेंगे, अगर टॉपिक हटा दी तो मिरर को हटा देंगे बीच से, बाद में करवा देंगे ये, ठीक है? सीबीएसई ने तो हटाया ही हटाया है, हरियाणा बोर्ड का आप चेक कर लेना एक बार। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या समझे? एक सरफेस ले लो आप और यहां पर एक रेज आएगी और यहां से टकराएगी। यहां पर टकराने के बाद वो इस साइड चली जाएगी। कोई रे आई, किसी सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में वापस चली गई जिस मीडियम से आई थी। इस तरह की प्रोसेस को, इस तरह के फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसमें अगर हम यहां पर एक नॉर्मल डाल दें तो जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को आई लिखते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। गुड। और इस एंगल को आर लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट एंगल, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, समझते हो ना ये बात को? ओके। ये या तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल है क्या क्या डिटेल में पढ़े तो ये है इंसिडेंट रे, जो आती है उस रे को क्या नाम देते हैं हम? इंसिडेंट रे। और इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। और इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक ठीक है? कुछ नियम है इसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है?
वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आती है नहीं आती है, बट इसका मतलब एग्जैक्टली ये है, ये दो रे है, एक तो ये इंसिडेंट ये आई है और एक ये गई है और एक ये नॉर्मल है। इस तरीके से कभी पॉसिबल नहीं है, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है अभी, ऐसे पॉसिबल है। तो यानी कुछ ऐसा हुआ होगा, सरफेस बोर्ड है, ये क्या है नॉर्मल, और रेज कहाँ से आई होगी यहाँ से, और गई कहाँ से है यहाँ से, ऐसे इस तरीके से ऐसे, ये तो ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि आई ऐसे है और गई ऐसे, तो ये सही नहीं है। समझ रहे हो प्लेन का मतलब, समझ रहे हो? प्लेन का मतलब ये है कि इन तीनों को उठा के मिला दो, छत से अगर तीनों एक साथ मिल गए तो एक प्लेन है। कहीं पर भी ये है, उसको एक डायरेक्शन में ले जाओ, अगर वो सरफेस से डायरेक्ट तीनों मिल गए तो उसको एक प्लेन बोला जा सकता है। ये दीवार अपनी एक प्लेन है, छत अपनी एक प्लेन है, ये दीवार और ये दीवार एक प्लेन में नहीं है। समझ में आ रही है? तो बोर्ड पे आप जो भी बनाओगे वो सारा एक प्लेन होगा, बट ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझना इतना ज़रूरी है भी नहीं। समझना कब पड़ता है? जब हम फिजिक्स समझे, जब पेपर पास करना हो, सिर्फ नंबर लेने हो, तब हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। और 10th क्लास में पढ़ा भी आपने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा बताओ, गुड, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लो है। ओके, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है। फिर कोई वैसे ही टकरा गई होगी रेज किसी भी रफ सरफेस के ऊपर, और वहाँ से कहीं भी डेविएट हो गई होगी। ओके, डेविएशन के और कई नाम है, डिफ्रैक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो समझ में आई है रिफ्लेक्शन। अब इसमें था तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मिरर था, प्लेन मिरर था, स्फेरिकल मिरर्स थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, बट क्योंकि सिलेबस में नहीं है इस साल, तो एक बार हम उसको छोड़ रहे हैं। बाद में टाइम बचा तो कर भी लेना फ्यूचर्स के लिए। तो किस टॉपिक पे आ जाएं हम? डायरेक्ट रिफ्रैक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन को छोड़ दिया हमने और नया टॉपिक लिख दिया हमने, रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक बड़ा भी था, रिफ्लेक्शन छोटा टॉपिक तो नहीं था। 3 मिरर के केस भी थे, इमेज भी थी, मैग्निफिकेशन भी था। रिफ्रैक्शन, एक सरफेस है सेम, उस पर नॉर्मल डाल दो कहीं पर भी, उस पॉइंट पर अगर एक रेज आएगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको आई लिखेंगे। ये मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी पढ़ेंगे हम, होता क्या है। एक बार तो ये समझ लो कि इसकी प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। भारी मीडियम है या हल्का मीडियम है, डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है। तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका। और ये जो रेज है ये सीधी नहीं जाती कभी, अगर दूसरे मीडियम में जाएगी तो। मान लो ऊपर क्या थी? एयर, नीचे क्या है? वाटर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ये जाएगी तो ये कभी भी सीधी नहीं जाएगी, या तो ये इस साइड आ जाएगी या इसे दूर चली जाएगी नॉर्मल से। मान लो ये नज़दीक आ गई है यहाँ पर, तो ये एंगल जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या हुआ? आर। और अगर ये दूर चली गई, सीधी तो जानी चाहिए थी, बट ये इस साइड चली गई, तो ये पूरा आर होगा। ये बात समझ गए? तो रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस टाइम पर या तो वो नॉर्मल के नज़दीक चली जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक, होता क्या है इसमें? होता ये है, अगर ये रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, अगर ये रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयर मतलब हल्का मीडियम और डेंसर मतलब भारी गहरा मीडियम। जैसे एयर और वाटर की बात करें तो एयर क्या है? रेयर, और वाटर क्या है? डेंसर। बट वाटर की और ग्लास की बात करें तो वाटर क्या है?
रेयर और ग्लास क्या है डेंसर। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में अगर हम जाएंगे तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी। कहाँ जाएगी? ये रही ऐसे नॉर्मल की साइड चली जाएगी। अगर नॉर्मल की साइड चली गई तो बताओ एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर? आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा बनेगा एंगल आई से। समझ आ रही बात? और अगर ये डेंसर से रेयर में चली गई, ये मान लो कि पानी से एयर में चली गई, वाटर टू एयर, देन व्हाट हैपन? इट विल अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, देन एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो दो केस बनेंगे, या तो रेयर टू डेंसर के या डेंसर टू रेयर के। कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगी बेटा, एक पॉइंट में नहीं छोड़ा जाएगा, ना इधर उधर से पढ़ने की जरूरत रहेगी, बट सिर्फ वही टॉपिक हटा रही हैं जो सिलेबस से हटा दिया आपके। अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी नियम है भाई, कुछ दो ही नियम है वैसे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सेम इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, वो मैं बताना भूल गया शायद, जो नीचे रह गई ना उसको रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। पिछले केस में रिफ्लेक्टेड बोला था, इस केस में हम रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। तो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन, सेम लो। दूसरा म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इस दूसरे लॉ का स्पेशल भी एक नाम रखा गया है, स्नेल्स लॉ। इसकी दूसरी फॉर्म भी लिख लो, बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे हम कैसे आई ये। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये फॉर्म बहुत जगह यूज करते हैं फिजिक्स में। पहले यही डिस्कस कर लेंगे हम कि म्यू है क्या। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। म्यू की बात कर लेते हैं, ये स्नेल्स लॉ है, ये बार बार यूज करेंगे दोनों फॉर्म, बट एक बार म्यू को समझते हैं म्यू क्या है। देखो बेटा, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वैसे तो एक नंबर है ये, बट ये बताता है हमें कि मीडियम कैसा है। मीडियम कैसा है मतलब हल्का है या भारी है, बस। डेंसर है या रेयर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो डेंसर है। तो इसको लिखने का तरीका देख लो क्या है। इसको ऐसे लिखते हैं हम, म्यू वन टू, म्यू वन टू। इसका मतलब है कि रे वन से गई है और कहाँ पर गई है? टू पर गई है। तो बोलने में क्या आता है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोला जाएगा? मीडियम टू का। यानी जहाँ पर रेज गई है, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना भी देता हूँ, ये रही, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है। रेज यहाँ से इसकी साइड गई है, यानी वन से कहाँ गई है? टू पर। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन से टू। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोला जाएगा? टू का। किसके रिस्पेक्ट में? वन के, विद रिस्पेक्ट टू वन। पहले तो लिखने का और बोलने का तरीका समझ में आया हमें। तो म्यू वन टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, न कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। यानी हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे आगे से? जहाँ पर रेज जाएगी, जहाँ पर रेज, और किसके रिस्पेक्ट में? जहाँ से रेज आई है। गुड। दूसरा, इसका जो आंसर होगा वो होगा म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब रेशो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसमें ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में? जहाँ गई है उसका, और नीचे क्या हुआ? जहाँ से आई है। यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कहने का मतलब ये। इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी कितनी थी? v1, नीचे वाले में v2।
वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये। लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट मीडियम में अलग अलग होती है। तो इसमें v1 है, इसमें v2 है। तो जहाँ से आई है वो ऊपर वेलोसिटी, जहाँ गई है वो वेलोसिटी नीचे। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है, जहाँ गई है वो ऊपर, जहाँ से आई है वो नीचे। इज इक्वल टू sin I बाई sin R। मतलब जहाँ से आई है उसका एंगल ऊपर और जहाँ गई है उसका एंगल नीचे। तो ये एक लाइन में बहुत सारी बातें लिखी गई है, ये लाइन पक्की याद कर लो। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परेशानी नहीं करेगा मैं। जहाँ जाएगी रेज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में आंसर बताना है तो जहाँ जाएगी वो न्यूमरेटर में और जहाँ से आई है वो डिनोमिनेटर में। वेलोसिटी की टर्म में आंसर बोलेंगे तो जहाँ से आई है वो ऊपर, जहाँ से गई है वो नीचे। और एंगल की टर्म में बोलेंगे तो ऊपर वाला एंगल ऊपर, नीचे वाला नीचे। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है, बाकी सीधे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। और इन दो बातों को अगर कंसिडर करो आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। स्नेल्स लॉ आ गया ना, μ2 sin R। तो ये वही था स्नेल्स जो मैंने पीछे लिखवा दिया, वो एक्चुअल में यहाँ से आया है। और ये भी है μ = sin I बाई sin R। एक जनरल चीज़ बताता हूँ जो कभी फिजिक्स की बुक्स वगैरह में लिखी नहीं होती, बट हमें समझनी है। जब कभी अकेला म्यू लिख रखा हो तो ये समझा करो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखा है। किसका लिख रखा है? डेंसर का, विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। अगर एयर से वाटर में चले गए आप, ऐसे कोई लिखना है तो उसको खाली म्यू लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? खाली म्यू। किसका? वाटर का। ऐसे बोल देते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। बट अगर म्यू एयर का बताना हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर से एयर में गई है रे, तो कभी भी खाली म्यू नहीं लिखते ये समझ लेना। खाली म्यू कब लिखा जाता है? जब डेंसर का हो विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो बुक्स में कहीं पर खाली म्यू लिखा हो तो समझ लिया करो कि डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर बता रखा होगा। ओके, तो ये एक दो जगह आएगा कन्फ्यूजन, ये बेटा दो अभी हट गया ये। तो म्यू के बारे में एक दो बातें और पढ़ लेते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ यूज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। μ1 2 का मतलब 1/μ21 हो सकता है। एयर से डेंसर में जाएगी रेज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वापस आते हुए 2 से 1 में आएगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उल्टा होगा, बिल्कुल अपोजिट। मान लो वाटर का किसी भी ए मीडियम का है, बी के टर्म में 3.3 1.3 ले लेता हूं मैं। तो अगर कोई कहे मुझे ए का बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। कहने का मतलब ये है, यानी ए टू बी जो होगा बी टू ए उसका उल्टा होगा। तो 1 से 2 जो होगा 2 से 1 उसका 1/, होगा, रेसिप्रोकल होगा। एक फॉर्मूला याद हो गया? ओके, इसके बाद दूसरा एक और फॉर्मूला याद कर लो, ए और बी, इसका मतलब बताओ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। म्यू ए सी, इसका मतलब तो क्या बताया? आपने ए से बी में गई, इसका मतलब क्या बताया? ए से सी में गई। और इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी में डायरेक्ट जाओ, या पहले ए से सी में चले जाओ और फिर सी से बी में चले जाओ, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही आ जाएगा। यानी बीच में कोई मीडियम डाल भी दोगे आप तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कर दो उसकी। समझा रहा क्या? बीच में एक मीडियम और डाल दिया आपने, सी। यानी एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बीच में। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो,
ए से सी में गए, सी से डी में गए और डी से कहाँ गए, बी में। ये भी सही है। कितने मीडियम डाल दिए, 2। इसका हम लोग कितने डाल सकते हैं, कितने भी डालते रहो, कितने डालते रहो, कोई फर्क है नहीं पड़ता, सबकी मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो पहले मीडियम और आखिरी मीडियम में अगर 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है तो सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तो ए से बी, बी से सी, कैसे भी बनाते रहो। ओके, कर लोगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में छोटा सा टॉपिक है, बट और टॉपिकों को ख़राब करता रहता है। तो इसको समझ लोगे तो आगे दिक्कतें नहीं आएगी। चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक समझ में भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। एक तो हम ये करते हैं कि एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, तो ऊपर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ1, ग्लास का क्या मान लिया, μ2। यहाँ से एक रेज आई तो नॉर्मल डाल दें, ये एंगल मान लिया मैंने I1, तो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी अवे, टुवार्ड्स नॉर्मल। सीधी अगर जाती है तो यहाँ जाती है, ऐसा कुछ होने वाला था, बट सीधी जाएगी नहीं, ये यहाँ जाएगी। ये एंगल हो गया R1, बट यहाँ पर फिर मीडियम चेंज करना है इसको, तो ये मान लिया मैंने R2। तो अब अवे जाएगी या टुवार्ड्स जाएगी, अवे जाएगी, क्योंकि डेंसर से वापस रेयर में जा रही है। तो ये थी सीधी यहाँ पर, और ये ऐसे। ये एंगल क्या मान लिया, I2। और हम ये कहते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2। ये प्रूव करना आपको, I1 इज इक्वल टू I2। इसका मतलब ये होगा, ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और इसको अमरजेंट एंगल बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं, अमरजेंट एंगल बोल देते हैं, और इसको अमरजेंट रे बोल देते हैं, अमरजेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, और ये कौन सी है, अमरजेंट, जो बाहर आई। I1 और I2 बराबर होता है, I1 और I2। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रे और ये रे दोनों पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेलल है, तो आप कहते हो ये एंगल बराबर बने हैं, तो इसका मतलब दोनों रे पैरेलल होती है। और यही आपका क्वेश्चन है कि एक ग्लास स्लैब से जब एक रेज पास होती है तो वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, और कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होती, बेंड नहीं होती। वो आने वाली थी सीधी, बट वो थोड़ी सी साइड शिफ्ट होगी, चलेगी पैरेलल। ओके, तो अगर ये पेपर में आता है तो आपको प्रूव करना होता है I1 इज इक्वल टू I2। करें शुरू। तो ये प्रूव करेंगे, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लो एक बार, फिर प्रूव करना शुरू करते हैं। इस पॉइंट का नाम A रख लेना, इस पॉइंट का नाम B रख लो। ये लिख लेना रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब, टॉपिक का नाम लिख लो रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब। आगे लिखेंगे हम एट सरफेस ए। आप लोग बाद में लिखना, पहले ये मुझे करवा दो। एट सरफेस ए सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूं, 1 से 2 का, ये 1 है ये 2 है, ऐसे लिखना पड़ेगा 1 से 2। तो इसमें साइन 1 वाला एंगल ऊपर, 1 वाला एंगल तो कितना है, I1 डिवाइड बाई साइन R1। देखो यही आएगा यहाँ तक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया मैंने, 1 मीडियम से 2 मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाला एंगल ऊपर, नीचे वाला एंगल है नीचे। अब एट सरफेस B, स्नेल्स लॉ लगाता हूं मैं, कहां जा रही रे, 2 से 1 है ना वापिस, क्योंकि ये भी 1 था और ये भी क्या है, 1 है, ये 2 है, ये भी एयर, ये भी एयर, सेमी मीडियम आना है। तो क्या करें, 2 से
1, 2 से 1 पर चला गया तो ऊपर है साइन 2 वाला एंगल साइन R2 डिवाइड बाई साइन I2। दिक्कत तो नहीं होगी। अब इन चीज़ों में दिक्कत होती है बच्चों को, किन को होती है? जो इस चीज़ का रट्टा मार रहे हैं फार्मूले का, उनको दिक्कत होती है। वो साइन I बाई साइन R करेंगे। हम रट्टा नहीं मार रहे, हम ये समझ रहे हैं कि अगर 2 मीडियम से आई है तो 2 वाला एंगल आएगा ऊपर, 1 में गई है तो नीचे 1 वाला एंगल, तो ऊपर वाला एंगल ऊपर, नीचे वाला एंगल नीचे, तो 2 वाला एंगल ऊपर R2 और 1 वाला एंगल नीचे I2। समझा गया तक? अब देखो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? उल्टा हो जाएगा। ये पढ़ रखा हमने, रेसिप्रोकल होता है। तो 1 म्यू 2, ये 1 था मान लो, ये 2 है, तो दोनों सेम नहीं हो गए। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बताओ, साइन I1 डिवाइड बाई साइन इज इक्वल टू साइन R2। अब ये बता दो मुझे R1 और R2 में से कौन सा बड़ा है? एंगल R1 बड़ा हुआ या एंगल R2? मैथ वाले बच्चे हाथ खड़े कर लो एक बार। हाँ बस सिर्फ मैथ वाले बताओ। इक्वल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है ना, 2 पैरेलल लाइंस, एक कट कर रही है तो R1 इज इक्वल टू R2, तो फिर तो कट भी कर सकते हैं। क्या लिख देंगे ब्रैकेट्स में? बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2, या स्पेशल लिख दो R1 इज इक्वल टू R2 अल्टरनेट एंगल। दोनों एंगल बराबर होंगे तो क्या गया? साइन I1 इज इक्वल टू साइन I2। जब दोनों ही साइन है तो क्या कह सकते हैं? I1 इज इक्वल टू I2। हैंस प्रूव्ड। हाँ ये भी लिख दो भाई, हैंस प्रूव्ड। कल सर इस टाइम पे छुट्टी है? कल भाई सभी के पास है ना मेरा नंबर? मुझे ना एक बार व्हाट्सअप पे हेलो लिख के भेज देना, मैं नंबर सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मेरे स्टेटस दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ तो और स्टेटस डालूँगा मैं, वो पढ़ लेना। वैसे किसान आंदोलन के पक्ष में हो गया? एक को छोड़कर बाकी तो सारे हम, तो फिर तो समर्थन करोगे। देख लेंगे, आ जाएगा तो आ जाना, और ना आ जाएगा तो छुट्टी कर लेंगे। मैं क्यों होऊंगा भाई, मैं तो किसान आंदोलन में जा रहा हूँ। मैं तो पहले कहा मैं पक्ष में हूँ भाई। तो क्या लिख दोगे नीचे? 100, 10 या जो भी लिखते हो आप। इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल। सो इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल।
समझ में आ गया। तो ग्लास स्लैब से रे क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन शिफ्टिंग ऑफ रे, बाई चांस ऐसा ना लिखा जाए कभी तो भी कोई बात नहीं, समझ लेना कि बात यही है।